हाय गाइस। आज हम लोग देखेंगे सोर्सेज ऑफ गुप्ता एम्पायर। सबसे पहले इस बात को हम लोग समझे कि 200 बीसी से 300 एडी के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्पायर द गुप्ता एम्पायर ऑफ इंडिया। इसके बारे में हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि इस एम्पायर के फाउंडिंग मेंबर थे श्रीगुप्त, फर्स्ट किंग ऑफ द गुप्ता एम्पायर श्रीगुप्त। उसके बाद चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। तो किसी भी एम्पायर को समझने का तरीका होता है उसके इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, लिटरेरी सोर्सेस। इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त के राजा का क्या सोसाइटी था, क्या रिलेशनशिप था अदर किंग्स के साथ, क्या स्ट्रक्चर ऑफ द किंगडम था, वो हमें इंस्क्रिप्शन में पता चलता है। उसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, जिसे हम प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में हरि सिंह, जो के कोर्ट पोएट थे, उन्होंने लिखा था। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन इसलिए भी फेमस है क्योंकि दिस वाज द पिलर एडिक्ट ऑफ अशोका, जिस पे समुद्रगुप्त ने भी लिखा था। उसके बाद आता है मेहरौली इंस्क्रिप्शन। मेहरौली इंस्क्रिप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा लिखा गया था। इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय बताते हैं कि उन्होंने रिकंकर कर लिया था पूरे इंडिया को, जो कि समुद्रगुप्त के समय में किया गया था। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, भित्री इंस्क्रिप्शंस, जिसे स्कंदगुप्त ने लिखवाया था। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में सुदर्शन लेक के रिपेयरमेंट के बारे में बताया गया था। भीतरी इंस्क्रिप्शन में बताया गया था कि हाउ गुप्तास, स्पेशली द स्कंदगुप्त, डिफीटेड द हुनास। एंड हु वर द हुनास? हुना वाज द सेंट्रल एशियन पीपल हु डिफीटेड द माइटी रोमन एम्पायर। उसके बाद मंदसौर इंस्क्रिप्शन और दामोदरपुर इंस्क्रिप्शन, जो कि कुमारगुप्त के समय में लिखवाया गया था। इसके बाद हम लोग आते हैं टेम्पल्स पे। टेम्पल्स का स्ट्रक्चर, जो बिल्डिंग था, वो गुप्ताज में स्टार्ट हुआ था। उस समय उतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होते थे, सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द टेम्पल वेयर इरेक्टेड। आफ्टर दैट वी हैव द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, जिसमें कि शिखर, विमाना, नगर स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल बाद में डेवलप होता है। सबसे पहले सिंपल स्ट्रक्चर्स में टेम्पल आना गुप्ता के समय में शुरू हुआ था। उसके बाद देखते हैं हम लोग कॉइन्स। कॉइन्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है? कॉइन्स बताता है कि उस समय के किंगडम का ट्रेड कैसा था, उसका मेटलर्जी इंडस्ट्री कैसा था, सब कुछ हमें कॉइन से पता चलता है। तो गुप्ताज के कॉइन्स को हम लोग दिनारास कहते थे। शुरुआत में ये गोल्ड कॉइन हुआ, बाद में वो चंद्रगुप्त के समय सिल्वर कॉइन्स हुआ था। सबसे पहले हम लोग देखते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के समय जो कॉइन्स थे उसमें फाइटिंग, म्यूजिक, ये सब डिपिक्शन किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि समुद्रगुप्त, ऐसा बताया जाता है कि ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड हंटिंग। तो दैट्स व्हाई द कॉइन्स ऑफ समुद्रगुप्त एरा, उसमें म्यूजिक और फाइटिंग्स के सीन को डिपिक्ट किया गया है। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। उसके बाद रामगुप्त के भी कॉइन्स हमें मिलते हैं विदिशा रीजन से। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के कॉइन मिलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पहली बार सिल्वर कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था। सिल्वर कॉइन्स क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त के एरा में गुप्ताज ने गुजरात रीजन्स को जीत लिया था और सिल्वर माइंस इसके पास आ गया था, जिसके कारण इन्होंने सिल्वर कॉइन्स को भी बाद में इंट्रोड्यूस किया। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जब हम देखते हैं कि डीबेस्ड कॉइन यूज होते हैं। डीबेस्ड कॉइन्स का मतलब क्या होता है कि पहले जो कॉइन हुआ करते थे गोल्ड, सिल्वर, उनका वैल्यू उतना ही होता था जितना वैल्यू का सामान उससे हम लोग एक्सचेंज कर पाते थे। बट डीबेस्ड कॉइन्स का मतलब क्या है? जैसे आज हम करेंसी यूज करते हैं, मान लीजिए हम लोग 1000 की करेंसी है, तो उस पेपर का वैल्यू मार्केट में 1000 नहीं है, बिकॉज उसे लीगल सैंक्शन मिला हुआ है। इसलिए 1000 का जो प्रोडक्ट होता है उस करेंसी से हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इक्वल वैल्यू का ये करेंसी नहीं, ये डीबेस्ड करेंसी है, इक्वल वैल्यू का करेंसी नहीं है। लेकिन गोल्ड का अगर हम लोग देखें बुलियंस, तो उसका वैल्यू और सामान का वैल्यू अगर बराबर होता है तो हम उसे एक्सचेंज करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं इक्वल वैल्यू करेंसी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद हम लोग डीबेस्ड करेंसी देखते हैं, कॉइन्स देखते हैं गुप्ताज में। लिटरेरी के मामले में गुप्ताज वेयर द मास्टर्स ऑफ ऑल। बताया जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय दे वेर हैविंग द 9 ज्वेल्स ऑफ द कोर्ट, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज कालिदास। तो जो लिटरेरी सोर्सेज होते हैं उससे हमें उनके सोसाइटी के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सब के बारे में जानकारी होती है। तो स्पेशली अगर हम लोग बात करें कालिदास की, तो कालिदास, हु वाज कालिदास? तो कालिदास वाज फ्रॉम कश्मीर। वो कश्मीर से उज्जैन में कोर्ट में प्लेस्ड थे और नवरत्न में एक थे। कालिदास के बारे में कहा जाता है कि ही वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, बट हिस्टोरियंस डोंट एग्री, बिकॉज कालिदास, अगर इनके प्लेस को, इनके लिटरेरी बुक्स को देखा जाए तो इनके एक्सप्रेशन जो नेचर को डिपिक्ट करने में है, ह्यूमन रिलेशन को डिपिक्ट करने में, वेज ऑफ राइटिंग में, ही वाज मच अहेड ऑफ शेक्सपियर। एक्चुअली द
कॉलोनियल एरा में कालिदास को ब्रिटिशर्स ने शेक्सपियर के साथ कंपैरिजन किया था, बट ही वाज मच अहेड ऑफ शेक्सपियर। उनकी किताबें जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, इट इज कंसिडर्ड टू बी द लाइफ ऑफ कालिदास बिकॉज मेघ मीन्स क्लाउड एंड दूत मीन्स मैसेंजर। तो बताया जाता है कि कालिदास कश्मीर से जो उज्जैन आए थे तो क्लाउड्स वेयर सेंडिंग द मैसेज ऑफ हिज फैमिली टू हिम इन द उज्जैन फ्रॉम द कश्मीर, तो इसलिए मेघदूत। मालविका अग्निमित्रम, कुमार संभवम। कुमार संभवम में द प्रोडक्शन गणेश जी की उत्पत्ति जो पार्वती और शिव से होती है उसे कुमार संभवम में बताया गया है। रघुवंशम। उसके बाद अमर सिंह। अमर सिंह जो थे, अमर कोश लिखा था उन्होंने, ये एक ग्रामेटिकल बुक थी। उसके बाद मुद्र राक्षसा जो विशाखा दत्त ने लिखा था। मुद्र राक्षसा में एक्चुअली हाउ चंद्रगुप्त मौर्य वर प्लेस्ड ऑन द थ्रोन बाय द चाणक्य, उसे डिपिक्ट किया है विशाखा दत्त ने अपनी किताब मुद्र राक्षसा में। उसके बाद भाषा, द मोस्ट 13 इंपॉर्टेंट प्लेस वर रिटन बाय द भाषा। उसके बाद मृच्छकटिका जो कि शूद्रक ने लिखा था। इन सारी चीजों से हम समझ पाते हैं कि गुप्ता का एम्पायर कैसा था, उनका पॉलिटी कैसा था, उनका सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा था, उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा था, उनका दूसरे देशों के साथ रिलेशन, ट्रेड्स कैसा था। सो दिस वर ऑल अबाउट द सोर्सेज ऑफ गुप्ता एम्पायर। थैंक यू गाइस।